हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो प्रारंभ करते हैं पॉलिटी की महामैराथन। और जहां पर मैं आपको करा रहा हूं संविधान सभा, स्थानीय स्वशासन, लिंग बोध, राज्य सरकार, मतदाता व्यवहार, बाल अधिकार, लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट, संविधान सभा, प्रस्तावना, संसद, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, यानी आपका पॉलिटी का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको मैं आपको करा रहा हूं। हाँ, कल की बात याद रखें, कल पूरे दिन आप लोगों के लिए एक शानदार मैराथन आयोजित हो रही है ना। तो कल हम सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप बिल्कुल भी इस मैराथन को मिस न करें। इस मैराथन से आपका पूरा के पूरा लगभग पेपर आएगा। तो आपको यहाँ पर मैथ की क्लास भी मिलेगी, यहाँ पर सीडीपी भी मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर एसएसटी की क्लास भी मिलेगी, पर्यावरण की क्लास भी मिलेगी, सारी की सारी क्लासें मिलेगी, सब लैंग्वेज की क्लासें मिलेंगी। तो कल बिल्कुल न भूलें जुड़ना। तो आइए आज क्लास का प्रारंभ कर दें। प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, एक बहुत ही शानदार ऑफर है हमारे पास आज आप लोगों के लिए। ये तो वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। बीपीएससी का भी रिजल्ट आया था, मैंने सोचा लाओ आप लोगों से भी इन बच्चों की मुलाकात करा दूं कि जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं और आज ये टीचर बन चुके हैं, सुपर टीचर बन चुके हैं, सुपर स्टूडेंट से सुपर टीचर बन चुके हैं, है ना। और आपको भी मौका है सुपर टीचर बनने का। और मौका कहाँ है? मौका ये है कि अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आज के आज अगर आप किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं रीट का, तो ये रीट का कोर्स जो है वो मात्र आपको 499 रुपए का मिल रहा है ना। है ना, जबरदस्त डील। तो अगर आप रीट को पढ़ना चाहते हैं, रीट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर हमारी पेड क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप मात्र 499 में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रीट क्वालिफाई करने के बाद ही आप जाकर टीचर बन पाओगे, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि जो टीचिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है राजस्थान में, उसमें रीट का पास होना अनिवार्य है। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये सूचना थी, अगर आप आज ही इस डील को या आज ही इस कोर्स को लेंगे तो बहुत ही जबरदस्त डील है आप लोगों के लिए। इतने कम रुपए में, 499 रुपए में आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की तैयारी कराई जा रही है। आइए आगे चलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये पूरा की पूरा पीडीएफ आपको इसमें मिल ही जाएगा। यहां से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, संविधान की अनुसूचियां कल चल रही थी, आज आ गया 77 वाला प्रश्न, है ना। 77वां प्रश्न मैं आप लोगों को वैसे भी जब आपका पेपर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्लास पूरी क्लास को आपको यहीं से दिखा दूंगा, ठीक है, कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी क्लास से आए हुए हैं। तो इस क्लास को ऐसे ही, ठीक है, यानी इस क्लास को उस तरह से ले कि यहां से सिलेक्शन होना है आपका, समझ में आया कि नहीं। तो आइए पहला प्रश्न का आंसर बताओ। मैं सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। सब लोग बढ़िया हैं, ठीक है, आवाज सबको अच्छी आ रही है ना। चलिए तो आप सीधे सीधे आज थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें करानी है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है ना। तो देखो यहाँ पे 4 आर्टिकल दे रखे, 4 आर्टिकल में आप अगर 19 की बात करेंगे तो 19 में दे रखा है 6 स्वतंत्रता, है ना। हमारे यहाँ पर क्या है, 6 स्वतंत्रता आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। जहां अगर हम 20 की बात करें तो 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है, कन्वेक्शन, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर आपको दोष सिद्ध किया जाता है तो भी आपको संरक्षण मिला हुआ है। कौन कौन सा? आपको पहला संरक्षण मिला हुआ है कि अगर आपके कार्य करने के बाद कोई कानून बनता है तो उसके उसके अंतर्गत आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा यह कि एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा यह है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। साथ ही अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो यहां पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बात आपको याद रखना। और वहीं अगर हम 22 की बात करें तो यहां पर भी बहुत अच्छी ये आर्टिकल है, ये आपको गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण देता है, समझ में नहीं। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपके पास 4 अधिकार होते हैं कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अपने वकील से बात करने का अधिकार, है ना,
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, और अगर 24 घंटे अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता तो फिर आपको छूट जाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये बात आपको चारों की चारों बातें याद रहनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, 6 स्वतंत्रताएं हैं, और अगर जब हम 6 स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 19 एक ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके आती है ना। तो सबसे पहले क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, याद रखना आपको बोलने की स्वतंत्रता है और आपको जाहिर करने की स्वतंत्रता है, और इसी में आता है प्रेस की स्वतंत्रता, है ना। अभी बात करना सर कपड़ों पे प्रेस करने की स्वतंत्रता है ना, मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो इसी के अंतर्गत आती है ना। इसी के अंतर्गत आपको पता है जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार। ठीक है, ठीक है, राइट टू नो। अगर बताओ कि अगर हम जानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या, बोलने के लिए जानना जरूरी है ना कि सरकार क्या कर रही है। सरकार, ठीक है, सरकार ने हमारे गांव में, ठीक है, हमारे गांव में कितना रुपए अलॉट किया है, सरकार ने कहां पर कितना पैसा लगाया है। डेमोक्रेसी में सारा पैसा तो हमारा ही है ना, तुम तो सेवक हो, तो आपको बताना होगा ना कि आप कर क्या रहे हो, है ना, हमारे लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, कहां से आपने क्या किया। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब तक आपको सरकार के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो आप आलोचना कैसे करोगे, डेमोक्रेसी में तो जरूरी है। तो यहां पर क्या है, जानने का अधिकार भी है, और इसी आर्टिकल के अंतर्गत हमारे यहाँ पे आरटीआई आया था, आरटीआई 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसी के अंतर्गत आया है। अब आप किसी भी विभाग में 3 प्रश्न किसी भी टाइम पूछ सकते हो, समझ आएगा नहीं। कल आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, और उनका एक बहुत बड़ी देन है 2005 में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आप जो भी हमारे विभाग हैं, ठीक है, अगर वो खुफिया यानी सूचनाओं से संबंधित नहीं है, जैसे कि देश को चलाने के लिए कोई खुफिया सूचनाओं की जरूरत होती है, हम उसको नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा जनरली विकास से संबंधित योजनाएं हैं, आप उसके बारे में पूरा डेटा प्राप्त कर सकते हैं सरकार से, आप अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे लिए आप कर क्या रहे हो। ठीक है, ये सब कुछ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई डाल दो, आरटीआई डाल दो, वो यही आरटीआई है। ठीक है, अब बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बाद सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब कहीं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तो ये मत सोचना कि हथियार लेके चले जाओ सम्मेलन, निशस्त्र यानी बिना हथियार सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और यहीं पर सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है, आप लोगों को याद रखना। सहकारी संघ के बाद क्या है, आपको भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं भी घूमो, घूमने की स्वतंत्रता है, घूमो जहां पे। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, तो भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है ना। इसके अलावा ये एफ खत्म हो गया है। ठीक है, जी में क्या दे रखा है, किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने की स्वतंत्रता, है ना, ये है। और इसमें संपत्ति था, संपत्ति अब समाप्त हो चुका है, ध्यान रखना, है ना। तो आप इस प्रकार से सारी की सारी स्वतंत्रताओं को याद कर सकते हैं। 6 स्वतंत्रताएं हैं, है ना, 6 स्वतंत्रताएं हैं, और इनसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखो सीधी बात ये है, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वरना मैं भी नहीं बताता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका, कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। जल्दी बताओ, बच्चों के शोषण से संबंधित है कौन सा है। देखो, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमें, वो 2 आर्टिकल में दे रखा है, 23 में और 24 में। ये जो आर्टिकल 23 है ना, वो जनरलाइज है, सबके लिए है। यानी इसमें दे रखा है कि किसी से मानव दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आदमियों की, बच्चों की, महिलाओं की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। यानी
आप लोग दास प्रथा को यहां से हम समाप्त करते हैं इस आर्टिकल के अंतर्गत। एक और बात की गई, तुम भी किसी भी व्यक्ति के साथ बलात् श्रम नहीं करोगे। बलात् श्रम, बलात् माने क्या होता है? जबरदस्ती, श्रम यानी जबरदस्ती यानी बेगारी। इसी को क्या कहते हैं? बेगारी। ये जैसे आप काम करवा लो और पैसा न दो। तो इससे भी स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं, आपको न बेचा जाएगा न खरीदा जाएगा। अगर आपने किसी को खरीदा है करोड़ रुपए देके, फिर भी आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते मैंने तो इसको खरीदा है, मैं तो कुछ भी करूं। नहीं भैया, अब दास प्रथा नहीं है, हमने दास प्रथा को समाप्त कर दिया है। अब कोई किसी व्यक्ति को ना तो खरीदेगा ना बेचेगा। ओके। और यहां पर क्या है? बलात् श्रम यानी बेगारी भी नहीं करवाएंगे, सीधी बात ये है। एक और बात जो है आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 में तो आप यहां पे देख लो, आर्टिकल 24 की बात करें, 24 में कह रहा है कि जो भी बच्चा 14 वर्ष से कम का है, जो बच्चा 14 वर्ष से कम का है, उसे किसी भी खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब बच्चों से क्या किया करवाया जाएगा? यानी बच्चों से बच्चों का शोषण नहीं कराया जाएगा। ये शोषण है कि उन्हें जबरदस्ती किसी काम में लगा दिया जाए। अब तो इसके अंतर्गत बाल श्रम अधिनियम आ गया है, उसमें तो ये कह दिया गया है 18 साल से कम किसी भी बच्चे को अब खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, और 14 वर्ष से कम बच्चों को तो नियोजन में ही नहीं लगाया जा सकता। यानी उनसे तो आप काम करवा ही नहीं सकते, उनका तो शोषण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको याद रखना चाहिए 24 जो है वो बच्चों से रिलेटेड है। तो ये यहां पर बच्चों के शोषण से मुक्ति करवाता है कि 14 वर्ष से छोटा अगर कोई भी बच्चा है तो उसको खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये तो संविधान में। लेकिन फिर बाल श्रम जो अधिनियम आए हैं बाद में, ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट आए, उसमें तो ये कह दिया गया है इस समय पर जो स्थिति है उसके बारे में आपको याद रखना अकॉर्डिंग बाल। ठीक है, तो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत, बाल श्रम अधिनियम, ठीक है, यहां पे ये जरूर याद रखना, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत अब क्या हो गया है, कई कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको। एक तो कैटेगरी है 14 से कम, ठीक है, एक है 14 से लेकर 18 और एक है 18 से ज्यादा। तीन कैटेगरी बन गई हमारे पास। तो 14 से कम के तो किसी भी नियोजन में नहीं लगाएंगे, किसी भी नियोजन में नहीं। हालांकि इसे एक्टिंग वगैरह को छूट दे दी गई है, एक्टिंग वगैरह करवा सकते हैं अपने बच्चों पर किसी भी नियोजन में। 14 से 18 साल के बच्चों नियोजन में तो लगा सकते हैं, लेकिन खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 18 से ऊपर को, ठीक है, यहां पे क्या कर सकते हैं हम, किसी भी नियोजन में लगा सकते हैं, किसी भी नियोजन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये तीन श्रेणियां हैं, इसमें आप लोगों को याद रखना बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, संविधान के अंतर्गत अलग है, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत अलग है। ठीक है, संविधान के हिसाब से देखा जाए तो 14 वर्ष तक के कम बच्चों को, ठीक है, खतरनाक नियोजन में नहीं लगा सकते, मैं लगा सकते हैं, लेकिन 14 से ज्यादा का है तो उसे खतरनाक नियोजन में लगाया जा सकता है, लेकिन अब नहीं। अब बात आ जाती है खतरनाक नियोजन सर किसे कहते हैं, तो जिसमें जान जाने का ज्यादा खतरा हो, ठीक है, उसको खतरनाक नियोजन कहते हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के लिए नया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है नहीं, अल्पसंख्यक, यहां पे जो आती है अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो, ठीक है, नाम है अल्पसंख्यक, लेकिन हमारे यहां पर अल्पसंख्यक, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से अल्पसंख्यक मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी, इसमें बड़ी ज्यादा बहस हुई थी, है ना, हमारी संविधान सभा में दो चीजों में बड़ी बहस हुई थी, अल्पसंख्यक किसे कहा जाए और अल्पसंख्यक या धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों पर बड़ा बवाल हुआ था उस समय पर। खैर, अल्पसंख्यक की अगर हम बात की जाए तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, देखो अब आप अपने पता कॉमन दिमाग से अपने आप इस चीज के बारे में अपने आप को सोचना, एक तो है धार्मिक और एक है हमारे यहां पर, एक तो धार्मिक हो गया और एक हो गया भाषाई। ठीक है नहीं, तो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? जिनके धर्म को मानने वाले बहुत कम है, अल्पसंख्यक है नहीं, बहुत कम है। ठीक है, और भाषाई, जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम है।
तो कई बार प्रश्न आता है कि बताइए आर्टिकल 29 के अंतर्गत 2930 के अंतर्गत जिस अल्पसंख्यक की बात की गई है वो किस प्रकार के अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो केवल धार्मिक नहीं है, भाषाई अल्पसंख्यक भी है, दोनों को अधिकार है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों नहीं है। अब आपसे पूछ ले कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन कौन आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम आते हैं नंबर 1, दूसरे क्रिश्चियन आते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसके बाद कौन आएंगे, सिख आएंगे, ठीक है। और कौन आएंगे, सिख के बाद यहाँ पे जैन आएंगे, फिर बौद्ध आएंगे और फिर पारसी आएंगे। ये जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक मान सकते हैं, है ना, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ये सब के सब अपने आप में क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, है ना। इनको विशेष रूप से अधिकार प्राप्त है, समझ में आएगा नहीं, कैसे अधिकार प्राप्त है, विशेष रूप से कुछ अधिकार प्राप्त है अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा संस्कृति बचाने के लिए। यह क्या करेंगे, सबसे पहले तो किसी को भी धर्म के आधार पर या इन पर तो शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से इनको नहीं रोका जा सकता, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, है ना, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसमें अपने नियम कानून लगा सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। मान लो अल्पसंख्यक की संस्थान है, वहां पर SC ST के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, आपने AMU का नाम सुना होगा, जामिया मिलिया का नाम सुना है, वहां पर SC ST के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ST OBC के लिए। बाकी भारत की जितनी बड़ी बड़ी संस्थान है सब में SC ST के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन जामिया मिलिया में चले जाओगे आप, AMU में चले जाओगे, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, सरकार उनको पैसा देती है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे आरक्षण की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं। तो अगर हम अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाए, ठीक है, तो वो आर्टिकल 29 और 30 है, तो उसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 29 है। लेकिन कुछ और भी आर्टिकल दे रखे हैं, उस आर्टिकल को आप यहाँ पे देख लो। अच्छा, ये मैंने सारे आर्टिकल बताए नहीं थे क्या, 17 तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, अस्पृश्यता, और 19 आपको पता ही है, 23 आपको पता ही है, तो सब मैंने बता ही दिया था। चलिए, तो यहाँ पर आर्टिकल 32 है, 32 क्या कहता है, 32 हमारे सभी आर्टिकल की आत्मा है अगर देखा जाए तो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपको सोचिए कि आपको कोई अधिकार दे दिया जाए, जैसे कि मैं आपको घर देता हूं, ठीक है, और घर तुमने आज दे दिया, कल क्या हुआ, तुम कोई और आया उस घर में से निकाल दिया मुझे, तो मुझे उस घर में रहने का अधिकार है या नहीं है, कोई मुझे उस घर से नहीं निकाल सकता। तो अगर कोई मुझे घर से निकालता है तो मेरे पास कुछ ऐसा तो बात होनी चाहिए कि मैं जहां के जाऊं और उस आदमी को बाहर निकलवा दूं। तो मुझे मौलिक अधिकार बहुत मिले, मौलिक अधिकार बहुत है हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन अगर कोई इनको छीनता है तो क्या, वो भी तो कुछ होना चाहिए ना, हमारे पास कुछ उपचार भी तो होना चाहिए ना, कि अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार को छीनता तो क्या, सच बात तो ये है ना। तो क्या है कि वो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, देखो सीधी सीधी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा, यानी हमें संवैधानिक उपचार पाने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पाने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हैं आर्टिकल 32 के, यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट करता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई बीच में कुछ नहीं है, सीधे जाओ, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, कर देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जारी कर देगा, ठीक है नहीं, समझ आएगा नहीं, क्यों वारंट जारी कर देगा, सर्चियररी कर देगा, प्रोहिबिशन कर देगा, 5 प्रकार की रिट है जिसको वो जारी कर सकता है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 29 मैंने बता दिया, 19 स्वतंत्रता है और 14 में समानता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों ही आप लोगों को यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, अगर कोई कहे कि विधि का शासन हमारे यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद स्थापित करता है, तो अनुच्छेद 14 है वो राइट आंसर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप आराम से बता सकते हैं, आराम से आंसर बता सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ये, ठीक है नहीं, आराम से आंसर मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 74 और 75, ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, याद रखना,
जब भी आपको पता चले कि बताओ राष्ट्रपति किसके दिशा में यानी किसकी सलाह पर काम करता, तो मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, वो सब आपको 74 और 75 में मिलती है। मंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री का उल्लेख भी आपको 74 और 75 में ही मिलेगा, है ना। तो इसमें सोचिए कि संघ कार्यपालिका के बारे में, ठीक है, मैं बता रहा हूं मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के बारे में यहां पे दे रखा है। 61 के अंतर्गत आपको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग, है ना, ये तो याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए, ठीक है। और यहां पे 54 पे क्या दे रखा है, अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस में दे रखा है, 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 32 में संवैधानिक उपचार ये दे रखे हैं, ठीक है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ट्रिक नहीं बताई आपने, उस दिन भी नहीं बताई, आज भी नहीं बताई, बताऊंगा अब उसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सारे आर्टिकल अब आगे आगे देखिए। यहां पर अब नेक्स्ट क्या होगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी अब हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना, पार्ट फर्स्ट को। तो आइए कुछ आर्टिकल्स के बारे में यहां पे देख लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर पार्ट फर्स्ट है और उसमें आर्टिकल 1 2 3 4, एक एक आर्टिकल को यहां पे देख लेते हैं कुछ देर के लिए। संघ एवं उसका नाम, तो अगर आपको देखना है कि भारत का नाम क्या है तो आपको यहीं पर पता चलेगा संघ का नाम क्या है। तो हमारा संघ क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया के साथ साथ एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया और भारत। यानी आर्टिकल एक असल में कहता क्या है वो थोड़ा सा बात समझ लो। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों से मिलकर हमारे संघ यानी इंडिया का निर्माण होगा, है ना। हमारे इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज, देखो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन, तो इंडिया क्या है, यूनियन है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 को मैं अगर आप चाहूं तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं आर्टिकल 1 को, है ना, या गूगल पे लेके चलता हूं, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि रियल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं, ठीक है। आइए जी, ये इतना बड़ा मैंने आपको करके दिखा दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगा नहीं, है ना, पक्का आप लोगों को दिख जाना चाहिए। ये रहा आर्टिकल 1, ठीक है। भाई यहां पर आप देख सकते हैं जो भी चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, देखो ये एक आर्टिकल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया क्या है, तो इंडिया या भारत जो है वो क्या होगा, शैल बी यूनियन, यानी इंडिया यूनियन है। तो इंडिया क्या है, यूनियन है, यानी इंडिया संघ है। किसका संघ है, स्टेट का संघ है ना। स्टेट का मतलब यहां पे जो राज्य है ये राज्य नहीं है, इसका मतलब है राज्य क्षेत्र, ठीक है। स्टेट में दोनों आते हैं, स्टेट में राज्य भी आते हैं और यूनियन टेरिटरी भी आता है ना। स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी राज्य भी आएगा और यूनियन टेरिटरी भी आएगा। तो राज्य हमारे यहाँ पे कुल कितने हैं, 28 है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं। तो ये कह रहा है कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलकर भारत का निर्माण होगा। तो इनका सबका नाम है आपको यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए, 8 के 8 यूनियन टेरिटरी का नाम
आपको निश्चित रूप से पता होगा, है ना। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे कि आप अच्छी तरह से इन चीजों को समझ जाएंगे, जान भी जाएंगे, ठीक है ना। अब मोटी मोटी चीजें बता दूं यहीं पर। सबसे पहले बात याद रखना कि सर एक बात बताइए कि स्टेट और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है स्टेट भारत से अलग हो जाए? सामान्य सी बात है, आपके मन में मन मस्तिष्क में प्रश्न आ सकता है कि कभी ऐसा तो नहीं है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कल हरियाणा कहने लग जाए मैं तो भारत से अलग होऊंगा, कल तमिलनाडु कहने लग जाए मैं तो भारत से अलग होऊंगा, नागालैंड कहने लग जाए अलग होऊंगा, क्योंकि है तो संघ। तो आप याद रखना यहां पर राज्यों को स्वतंत्र होने की कोई भी गुंजाइश या चांस नहीं। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, भारत को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंडिया क्या है, हमने इंडिया को अखंड बनाया है, इंडिया को खंडित नहीं किया जा सकता, है ना। याद रखना, जो कोई भी राज्य हो, तुम्हें पता जब जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक पृथकतावादी मूवमेंट चलता रहा, भले उसमें जनता ने इतना ज्यादा भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम किसी भी कीमत पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि हम भारत को खंडित नहीं होने देंगे। तो भारत खंडित नहीं हो सकता, भारत अविभाज्य है। भारत क्या है, भारत अविभाज्य है, भारत को कोई विभाजित नहीं कर सकता, ये सब नहीं कर सकते, सब मिलके भी नहीं कर सकते। एक और प्रश्न आ रहा है कि सर एक बात बताओ, क्या भारत राज्यों को विभाजित कर सकता है? तो इसका अर्थ है हाँ, राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। तमिलनाडु के 4 हिस्से किए जा सकते हैं, केरल को 5 हिस्से किया जा सकता है, यूपी के 8 हिस्से किए जा सकते हैं, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, राज्यों के नाम बदला जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब राज्य अखंड नहीं है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है। हमारा भारत अखंड है, राज्य अखंड नहीं है। कभी प्रश्न आ जाए तो याद रखना, हमारे यहां पर राज्य अखंड नहीं है, लेकिन भारत अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, याद रहेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए। खैर आगे चलते हैं कुछ और चीजों को लेकर, है ना। चले, वैसे अगर आप कहना चाहते हो तो चलें, आगे चलेंगे। तो यहां पर आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, थोड़ा सा इसको भी समझ लें। आर्टिकल 2 देख लीजिए पहले, है ना। जो आर्टिकल 2 है उसमें लिखा है नए राज्यों का प्रवेश, यानी अगर कोई भी राज्य, जैसे कोई राज्य अगर विदेशी है, ये जो है ना विदेशी राज्यों से संबंधित है आर्टिकल 2। कोई भी विदेशी राज्य है और भारत में चाहता है, भारत की तरक्की को देखकर, ठीक है, भारत में जो संविधान है, भारत में जो भारत की जो एक बेहतरीन सांस्कृतिक विशेषता है, और कोई भारत में मिलना चाहता है, नहीं हमें तो भारत में मिलना चाहता है, भारत के साथ ही विकास करेंगे, ठीक है, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत भारत में मिल सकता है। जैसे इसके अंतर्गत सिक्किम, जो कि भारत का हिस्सा नहीं था, उसने भारत में मिलना स्वीकार किया और हमने सिक्किम को भारत में मिलाया आर्टिकल 2 के अंतर्गत, है ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई भारत का ही कोई भाग है ना, उसके लिए आर्टिकल 2 नहीं है, विदेशी राज्यों के लिए है। या तो भारत किसी पे कब्जा कर ले, या कोई राज्य भारत पर, यानी भारत में मिलने के लिए इच्छा जाहिर करे, तो उसको हम मिला सकते हैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत। याद रखो विदेशी राज्यों से संबंधित है। आर्टिकल जो 3 है ना, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन, ये हमारे राज्यों से संबंधित है, ठीक है। राज्य यानी जो भारत के राज्य है, तो आर्टिकल जो 3 है ना, वो भारत के राज्यों से संबंधित कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, तो नए राज्यों का निर्माण होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, किसी की सीमा बढ़ाना घटाना, ये भी होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसी राज्य का नाम बदलना है, वो भी होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो राज्य का नाम बदलने का अधिकार जो है, या नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं को बदलने का अधिकार है, ये सारा का सारा अधिकार संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। यानी संसद किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य को तोड़ सकती है,
किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब संसद किसके अंडर में आती है? भारत के। तो भारत की संसद यानी भारत चाहे तो किसी भी राज्य का अस्तित्व खत्म कर सकता है, नाम ही खत्म कर दे, वो नाम ही बदल दे। तो बहुत बड़ी शक्ति है आर्टिकल 3, याद रखना। अगर आप आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल रहे हो, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर रहे हो, है ना, या किसी राज्य को छोटा कर रहे हो, टुकड़े कर रहे हो, तो उसके लिए एक जो बिल आता है, विधेयक आता है ना, बिल, है ना, उसको बदलने के लिए बिल आएगा ना। तो बिल याद रखना सबसे जो पहले है वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन के लिए। राष्ट्रपति इस पर पूर्व स्वीकृति देता है ना, पूर्व स्वीकृति। और राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य में भेज देता है। जिस राज्य का नाम बदलना है, जिस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होना है, वहां पर भेज दिया जाएगा और उन्हें बता दिया जाएगा कि आपके लिए ऐसा बिल आ रहा है। तो राज्य क्या करेंगे? राज्य की विधानसभा या तो उसको पास करेगी या फेल कर देगी, ठीक है। मान लो कोई बिल है, राष्ट्रपति ने राज्य को भेज दिया कि जाओ देखो तुम्हारा, जैसे मान लो कि आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हुआ था, आंध्र प्रदेश से क्या बना? तेलंगाना बना। तो इस राष्ट्रपति ने क्या किया कि पहले वो जो तेलंगाना बनाने का जो प्रस्ताव था वो राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने क्या किया? राज्यों में भेज दिया। फिर राज्यों में वहां मतदान हुआ और आंध्र प्रदेश की सरकार ने उसको फेल कर दिया था, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने। तो वो पास करेंगे या फेल करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। यानी राज्य अपने आप को टूटने से बचा नहीं सकते, है ना, अपने आप को तोड़ने से नहीं बचा सकते, याद रखना। फिर ये बिल कहाँ आ जाएगा? राष्ट्रपति स्वीकृति करेगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा संसद में, फिर कहाँ चला जाएगा? संसद में, है ना। और संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर ये पास कर दिया जाता है, सामान्य बहुमत से पास होगा, याद रखना, सामान्य बहुमत से, कोई बड़ा बहुमत की जरूरत नहीं है इसमें, सामान्य बहुमत से अगर पास हो जाएगा, ठीक है, तो नया राज्य बन जाएगा, सीधी बात, बस सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर दें। तो इसी तरह से आपको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ, ठीक है नहीं, ऐसे ही निर्माण होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों के बारे में आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया। सर ये क्या है ना, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा आप लोगों को, तो वहां पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था इसलिए, ठीक है। अब यहां पर है कि राज्यों का निर्माण आखिर कब हुआ, ये बारी प्रश्न आ जाता है ना, कि राज्यों का जो निर्माण है कब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस की बैठकों में कहा जाता था कि जैसे ही भारत आजाद होगा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा। भारत आजाद हो गया और भारत आजाद का विभाजित हुआ, तो फिर जितने भी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर भारत दोबारा से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की जो डिमांड बात थी ना, उस पर बात ही नहीं करी, ठीक है नहीं। लेकिन बहुत सारे भारत के राज्यों में इस बात का आंदोलन होने लगे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, बहुत सारी जगह से डिमांड आने लगी, है ना। तो उसके लिए श्रीधर कमेटी बनाई थी पहले, श्रीधर कमेटी, ठीक है, श्रीधर कमेटी बनी। श्रीधर कमेटी का संबंध क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित, और इन्होंने सब जब इसका अवलोकन किया उन्होंने कहा कि देखो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण मत करो, इससे नुकसान हो सकता है, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान हो सकता है, उन्होंने मना कर दिया। फिर जीवीपी कमेटी बनी, ठीक है नहीं, जीवीपी कमेटी बनी। तो इन कमेटी ने भी क्या किया, इसने भी मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी समय पर आपको पता है कि यहां से, क्योंकि पहले पूरा का पूरा एक राज्य था, पूरा का पूरा देखा जाता है ना ये सब, लेकिन यहां से एक डिमांड आने लगी, अगर इसकी बात हो जाए, यहां से डिमांड आने लगी कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है और तेलुगु भाषा वालों ने ही सबसे ज्यादा इसका आंदोलन किया। इनके एक नेता थे पी रामालू, तो इन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन किया,
ठीक है, और आमरण अनशन की वजह से वह जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन भाषा के आधार पर नए राज्यों का एक नए राज्य के गठन की बात की गई। उन्होंने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की घोषणा कर दी कि तेलुगु भाषा वालों के लिए एक अलग से राज्य बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं, वो भी तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है नहीं, तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए बना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे अच्छी तरह से, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बोलने के लिए बना। अब बताओ, जब आंध्र प्रदेश को आपने बना दिया भाषा के आधार पर, कोई और मान जाएगा? नहीं मानेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया था या एक आयोग बनाया था, इसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956, है ना, राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम, पुनर्निर्माण आयोग। अब इन्होंने क्या किया, 1953 में इसका गठन हुआ था, इन्होंने रिपोर्ट दी और 1956 में कुछ दो सुधार हुए। एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में। एक 7वां संविधान संशोधन हुआ, और 7वां संविधान संशोधन 1956 में होने के बाद हमारे पास 14 राज्य, ठीक है, और याद रखना 14 राज्य बने और 8 यूनियन टेरिटरी बन गए। 8 नहीं 6 बने थे उस समय पर, 14 राज्य थे हमारे पास और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे, है ना, 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद, है ना। फिर उसके बाद तो राज्यों के बनने का एक वो बन गई। आज इतने राज्य हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सब राज्यों में मैंने ये लिखा है कि कौन सा राज्य कब बना है। तो इसको आप आराम से पढ़ लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पीडीएफ बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको जरूर पढ़ लेना, है ना। इसमें हर एक राज्य के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा राज्य कब बना है। जैसे यहाँ पे सिक्किम है तो 16 मई 1975 ये कब बन गया। तो आप एक बार इसको अपने मन से अच्छे से पढ़ जरूर लेना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए, यहां पर एक और बात आप लोगों को पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ये अब ये पता है, यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख, ये क्या बन गया, जम्मू कश्मीर। ये कब बने, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, बने। ये पहले क्या थे, विशेष राज्य थे, यानी एक राज्य थे, लेकिन राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 370 को हटा दिया गया और 2 नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी क्या हो गई, लद्दाख, ठीक है ना। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी बने। इसके अलावा क्या हुआ कि एक यहाँ पे दमनदीप दादर नागर हवेली, दमनदीप दादर नागर हवेली, तो 26 जनवरी 19 यानी 2020 को क्या किया, भारत सरकार ने दादर नागर हवेली और दमनदीप को दोनों को मिला दिया, है ना, और एक यूनियन टेरिटरी बन गए। तो 26 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग इस समय पर हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। बस इतना आप लोगों को याद रखना, ठीक है। 81 पे देख लो, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 के ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा, बताइए क्या प्रश्न बना। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो राज्यों का संघ होगा, एक आध विशिष्टता वाला संघीय राज्य होगा, संघीय विशिष्टता वाला संघीय राज्य होगा, संघीय राज्य होगा। क्या होगा राइट आंसर, बता दो एक बार बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका याद रखना कि राज्यों का एक संघ होगा। 82 में क्या है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया था, है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, 1950, 53, 56, 61। तो यहाँ पे याद रखना कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के निर्माण हुआ था। तो ये बात भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, यानी भारत के संघ में अगर किसी राज्य को शामिल करना हो तो कौन कर सकता है, बताइए कौन कर सकता है, बताओ। यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है ना।
बताइए बताइए, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसी राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है ना, इसके अलावा संसद को है या लोकसभा अध्यक्ष को है, तो निश्चित रूप से संसद इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना। संसद जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि संसद ही कर सकता है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, आइए 84 प्रश्न पर, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 3 के अंतर्गत, तो सबसे पहले बिल कहां पर आता है ना, संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या राज्यसभा की। जल्दी आंसर बताओ, क्या राइट आंसर होगा इसमें। तो निश्चित रूप से आपको मैंने बताया था कि पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है ना, राष्ट्रपति की पहले पूर्व स्वीकृति लेनी होती है, तब जाकर ये बिल आगे बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। 85, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ठीक है, बताइए, जल्दी बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका। बताओ, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो वो आप लोगों को संसद है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। निम्न जोड़ों में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। देखो, अंग्रेज जाते जाते भारत में एक बीज बो के चले गए थे जो भारत को विभाजित कर देता। भलाओ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने अंग्रेजों के मंसूबों को निस्ते नाबूद करने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया कि ऐसा है कि भारत को विभाजित किया जाए। देखो सीधी बात है, भारत को विभाजित करने का तरीका क्या है, अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने कहा कि जो भारत के जो देसी राज्य है ना, देसी रियासत, रियासत तो जानते होगे ना, जिस पर राजा शासन करते थे, उन्होंने कहा कि देसी रियासतों के राजाओं को अधिकार है वो भारत में शामिल हो ना हो। और रियासत कितनी थी, 500, 550, है ना। खुद सोचिए ना, 562 देसी रियासत थी, एक दो थी थोड़ी थी। अब बताओ, अगर ये भारत संघ में शामिल ना होते तो क्या होता, भारत भारत 500 देशों में बटा होता, 500 देश होते, हमें यहाँ बिहार जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ जाती। ठीक है, तो अंग्रेज तो यही चाहते थे भारत टूट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, है ना, भारत का कोई अस्तित्व न रहे। लेकिन भारतीयों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस चीज को नहीं होने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव कृष्ण मेनन का इनमें बहुत बड़ा हाथ है ना, और उन्होंने भारत को एकीकृत करने का काम किया। 15 अगस्त 1947 तक समझ लीजिए 500, यानी माना जाता है कि 559 देशी रियासतों को मिला लिया गया था। केवल जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ नहीं मिले थे। हैदराबाद और जूनागढ़ को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के साथ मिला लिया था। और उसके बाद अगर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में विलय के लिए पत्र पर साइन कर दिए थे, पाकिस्तान हमला कर दिया था। बहरहाल भारत को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बराबर योगदान शायद ही किसी का है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोगों को एक तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, बीपी मेनन का है, इनके सचिव बीपी मेनन थे। ठीक है, आइए 87 पर, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो जब हमारा संविधान बना था तो राज्य 4 प्रकार के हुआ करते थे, ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य और डी प्रकार के राज्य। भाग 6 में ए प्रकार के राज्य थे, 7 में बी प्रकार के राज्य थे, ठीक है, 8 में सी प्रकार के राज्य और 9 में डी प्रकार के राज्य थे। मैंने आपको पढ़ाया था 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसके द्वारा इसको और इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको कह दिया गया कि तुम तो भैया राज्य हो ए प्रकार के, और सी प्रकार वालों को कह दिया तुम यूनियन टेरिटरी हो, याद रख, है ना, तुम यूनियन टेरिटरी हो। तो अब हमारे यहाँ पर राज्य और यूनियन टेरिटरी है। पहले हमारे सभी राज्य 4 श्रेणी के थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आबा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो अभी मैंने इस प्रश्न का आंसर बताया आप लोगों को कि 1956 में किया था, तो 1956 इज राइट आंसर, ध्यान रखना।
सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी, ये भी बात मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, बताइए। तो उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू, पी रामालू बताया था, तो पी रामालू है, पू श्री रामालू, तो सी इज राइट आंसर, है ना। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन किया गया था, और इस गठन जो आयोग का नाम फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो फजल अली आयोग ने ही ये रिकमेंडेशन दी थी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे आ जाएगा नागरिकता। नागरिकता को मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। इसी प्रकार से मैं आपको क्लास देता रहूंगा, और मैं 100% बता रहा हूँ, सारा संविधान मैं आपको यहाँ पे विद आर्टिकल खत्म करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे भी आर्टिकल चल रहे हैं, तो क्वेश्चन और आर्टिकल, इसकी वजह से मैं आपको लगभग संपूर्ण संविधान में आपको करवा चुका हूँ। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से उसी चीज के बारे में बता दूं जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, कि आज, ठीक है, एक नंबर दे रखा है नीचे, ठीक है, 959650 और 944129 पर आप कॉल करके अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आज आपको धमाकेदार ऑफर मिल रहे हैं, है ना। धमाकेदार ऑफर है आज हमारे पास, और आज और कल यानी साल का अंत है, इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सेलेक्टेड बच्चे हैं, सेलेक्टेड, है ना। तो सेलेक्टेड बच्चों को भी देखें, और कोई अगर इनकी तरह आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 1199 का है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापे 1599 का है, 369 का सीटेट है, जिनका सीटेट नहीं हुआ है वो देख लीजिए यहाँ पर। आरपीएससी 1069 का है, कि आरपीएससी की डेट भी आ चुकी है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई मात्र 664 रुपये का है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है रीट। रीट मात्र 499 का है। राजराणा कोड का इस्तेमाल जरूर करें, राजराणा कोड का इस्तेमाल करके आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो बहुत ही कम मूल्य में वो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत।